Hello class, this is the 8th video of my lecture. In the previous video I have taught you the exercise 8.1, that is the very first exercise of trigonometry, and I taught you some question as well as the concept of trigonometry. Now here I am with the solution of example second of exercise 8.1, and the question is, if angle B and angle Q are acute angles such that sin B is equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q. Means we have two different triangles, ABC and PRQ. Okay, in both of the triangles, angle C and angle R are equal to 90 degree. Then we have to prove that angle B is equal to angle Q. So let's start the solution. Since sin B is equal to sin Q, that is given, sin B is equal to sin Q, that is sin B opposite by hypotenuse. So the opposite side of angle B is AC by AB is equal to sin Q PR by PQ. Again, the side opposite to angle Q by hypotenuse, PR by PQ. Hence, AC by AB is equal to PR by PQ is equal to K. मैंने मान लिया, लेकिन इसको कंसिडर कर लिया कि ये दोनों रेशियो जो है एक कांस्टेंट K के इक्वल है. ये कंसिडर करना पड़ेगा आपको. अच्छा, in this question we have to use some specific concept from similar triangle. सिमिलर ट्रायंगल का भी कुछ कॉन्सेप्ट हमको यूज करना पड़ेगा. कॉन्ग्रुएंसी में आपने 5 क्राइटेरिया पढ़ा था, आपको याद होगा. ठीक उसी तरह सिमिलरिटी में भी 5 क्राइटेरिया है. साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल जो कि एक स्पेशल क्राइटेरिया है, एंड RHS, यहाँ भी 5 क्राइटेरिया है. तो यहाँ भी हम एक क्राइटेरिया का यूज करेंगे. आपको शॉर्ट एक हम डिस्क्रिप्शन देंगे, है ना, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे, और फिर बाद में जब सिमिलर ट्रायंगल पढ़ाएंगे तो वहाँ पे एकदम ब्रीफली उसको बताया जाएगा, है ना. तो यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम देंगे अबाउट सिमिलैरिटी, क्योंकि उसी के थ्रू हम ये प्रूव करेंगे. एक रूल है साइड साइड साइड, दैट इज थ्योरम 6.4 ऑफ योर बुक. थ्योरम 6.4 कहता है कि इन अ टू डिफरेंट ट्रायंगल इफ द रेशियो ऑफ corresponding sides are proportional, then the triangle must be similar to each other. तो ट्रायंगल भी क्या होगा, एक दूसरे के सिमिलर होगा. तो थ्योरम 6.4 यानी कि साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का यूज हम यहाँ पे करेंगे. तो यहाँ पे दो साइड का रेशियो इक्वल हो गया है ना. तो करस्पॉन्डिंग AC बाई AB इज इक्वल टू PR बाई PQ. अगर हमको थर्ड साइड का भी रेशियो अगर मिल जाए, थर्ड साइड का रेशियो भी अगर मिल जाए तो, और वो भी अगर K के इक्वल हो जाए, तो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाएंगे या प्रोपोर्शनल हो जाएंगे. उस कंडीशन में ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा. तो जब सिमिलर हो जाएगा तो जैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंसी जब पढ़ते थे तो वहाँ पे एक चीज़ आता था CPCT, है ना. CPCT से हमारा रिजल्ट निकलता था. तो जब यहाँ पे 6.4 से जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो हमारा जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि एंगल B और एंगल Q दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. ये रूल हम यूज करने जा रहे हैं. इसको एक स्टेप और लेते हैं, दैट इज हेंस एक काम करो, PR और AB को, है ना, एक दूसरे से
डिस्प्लेस कर दो. दैट इज द रूल ऑफ अल्टरनेंडो. दैट इज द रूल ऑफ अल्टरनेंडो. ओके. एक्शन. तो यहाँ पे बाय द रूल ऑफ अल्टरनेंडो ए बी और पी आर की प्लेस को हम चेंज करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे एक दूसरे से. तो क्या बनेगा? ए सी बाई पी आर. ए बी इज रिप्लेस्ड बाई पी आर एंड पी आर इज रिप्लेस्ड विद ए बी. तो ए बी बाई पी क्यू एंड दैट्स इक्वल टू के. ओके. Consider as equation first. Okay. Now we have to find out the value of BC by RQ. हमको BC by RQ का वैल्यू निकालना होगा. और अगर BC by RQ का वैल्यू भी अगर K के इक्वल हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि AC by PR, AB by PQ और BC by RQ ये तीनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे. और जैसे ही इक्वल होंगे तो साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉलो करेगा. और जब साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन जब फॉलो करेगा तो एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हो जाएगा. तो चलो अब हम वैल्यू निकालते हैं बी सी बाई आर क्यू. नाउ बी सी कैन बी इवेलुएटेड विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ पाइथागोरस. BC can be written as root under AB square minus AC square and RQ just written as root under PQ square minus PR square. This is the use of Pythagoras. So BC is equal to root under AB square minus AC square by and RQ square, RQ as root under PQ square minus PR square. Is that okay? Now AB square. अच्छा, at the place of यहाँ पे अगर हम ए बी स्क्वायर रहने दें और ए सी स्क्वायर की जगह पे अगर यहाँ पे अगर आप देखें कि आप इस रेशियो और इसको अगर कंपेयर करें, ए सी का वैल्यू क्या होगा? ए बी इंटू के. इस रेशियो को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, पी आर बाई पी क्यू को थोड़ी देर के लिए भूलिए. AC by AB is equal to K, then AC is equal to K into AB. Okay. AC स्क्वायर है और आप वैल्यू निकाल रहे हैं AC का. AB into K का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि AC स्क्वायर है. तो क्या हो जाएगा ये? K स्क्वायर into AB स्क्वायर by रूट अंडर PQ square minus PR square. Now we have to compare this and this. PR is equal to K into PQ because PR square है इसलिए हो जाएगा K square PQ square. K square into PQ square. Now we can fetch AB square as common and PQ square as common in both numerator and denominator. So we have, अगर हम ए बी स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो बचेगा मेरे पास 1 माइनस के स्क्वायर. और अगर यहाँ पे हम पी क्यू स्क्वायर अगर कॉमन निकालते हैं तो बचेगा 1 माइनस के स्क्वायर. ओके. नाउ ए बी बाई पी क्यू, ए बी और पी क्यू दोनों आउट ऑफ रूट हो जाएगा क्योंकि दोनों स्क्वायर फॉर्म में है. और चूंकि ये सेकंड ऑर्डर रूट है तो सेकंड ऑर्डर रूट में अगर रूट के अंदर कोई भी अगर टर्म अगर स्क्वायर फॉर्म में होता है तो वो उसका रूट हम निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा
ए बी बाई पी क्यू हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या बचेगा, रूट अंडर 1 माइनस के स्क्वायर और यहाँ भी रूट अंडर 1 माइनस के स्क्वायर। रूट अंडर 1 माइनस के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा मेरे पास, ए बी बाई पी क्यू बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बी सी बाई आर क्यू का वैल्यू जो है वो ए बी बाई पी क्यू के वैल्यू के इक्वल है। हेंस बी सी बाई आर क्यू इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू, कंसिडर एज इक्वेशन सेकेंड। बी सी बाई आर क्यू का वैल्यू निकालने के बाद आया है ए बी बाई पी क्यू। इसका मतलब कि बी सी बाई आर क्यू जो है वो ए बी बाई पी क्यू के इक्वल हो गया। इसको हमने इक्वेशन सेकेंड कंसिडर कर लिया। अब जरा इक्वेशन फर्स्ट को आप देखो, फर्स्ट को देखो आप, ए बी बाई पी क्यू इज द पार्ट ऑफ इक्वेशन सेकेंड एज वेल एज द पार्ट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। सो द सेम रेशियो इज जस्ट इन्वॉल्व इन बोथ ऑफ द इक्वेशन। एक ऐसा रेशियो जो दोनों इक्वेशन में इन्वॉल्व है, तो दोनों इक्वेशन के बाकी जो रेशियो है वो भी एक दूसरे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं, है ना, ये कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि ए सी बाई पी आर, ए बी बाई पी क्यू और बी सी बाई आर क्यू, ये तीनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई आर क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ये तीनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल हो गया। इसका मतलब यही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, थ्योरम 6.4 मैं रेफरेंस दे रहा हूँ आपको। आप जाओ सिमिलरिटी चैप्टर में, वहाँ पे थ्योरम 6.4 है, आप उसको रीड करो। फिर जब सिमिलरिटी पढ़ाऊँगा तो फिर उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को, तो वहाँ पे थ्योरम 6.4 मिलेगा आपको। थ्योरम 6.4 कहता है कि किसी भी दो ट्रायंगल के अगर करस्पॉन्डिंग रेशियोज अगर एक दूसरे की इक्वल हो जाए, तीनों अगर इक्वल हो जाए, तो साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉलो करेगा और दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। और उस कंडीशन में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो चुका है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो चुका है, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि शो बाई साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC is similar with triangle PQR। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो जब सिमिलर हो गया तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। लेकिन हमको क्या शो करना है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, हेंस एंगल B is equal to angle Q. This is the solution of example 2. अच्छा, in the same way 8.1 में भी एक क्वेश्चन है ऐसा, I think क्वेश्चन नंबर 6, आप सेम वे में उसको बना सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 को एकदम सेम प्रोसेस को आप फॉलो करें एंड देन you have a solution for question 6. Okay, now just come for example 4 of exercise 8.1, and the question is, in a right triangle ABC, right angle at B, if tan A is equal to 1, then verify that 2 sin A into cos A is equal to 1। ये आपको वेरीफाई करना है। तो चलो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC। ABC राइट एंगल एट बी लिखा भी हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन का जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ना, उसको आप फॉलो करिए। क्वेश्चन का जो भी है उसको ही फॉलो अप करके आप फिगर बनाइए जो करना है। नाउ सॉल्यूशन, वी हैव tan A इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है,
तो tan A is equal to 1, that is tan A अपोजिट बाई एडजेसेंट होता है, अपोजिट बाई एडजेसेंट, एंगल का अपोजिट और एंगल का एडजेसेंट, यानी कि BC बाई AB इज इक्वल टू 1, ठीक है। हेंस BC बाई AB इज इक्वल टू 1, ठीक है। इक्वेशन मान लो इसको फर्स्ट। अच्छा यहाँ पे 1/1 लिख सकते हैं, है ना, 1/1 लिख सकते हैं इस तरह से, अगर BC बाई AB इज इक्वल टू 1/1। अच्छा बहुत सारा स्टूडेंट ये सोचता है कि वो डायरेक्टली वैल्यू ले ले, BC इज इक्वल टू 1 और AB इज इक्वल टू 1, बट दिस इज अ रेशियो, और रेशियो में जो वैल्यू होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। तो जाहिर सी बात है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आने से पहले वो किसी न किसी कांस्टेंट के साथ इन्वॉल्व रहा होगा, और जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो वो जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग एलिमिनेट करा देते हैं, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो वो कांस्टेंट आपको कंसिडर करके ही रेशियो में आगे बढ़ना चाहिए, समझे। कभी मत डायरेक्ट लीजिएगा कि BC इज इक्वल टू 1 एंड AB इज इक्वल टू 1, टेक्निकली ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो लेट कांस्टेंट BK और X जो आपको मानना है मानिए, तो लेट कांस्टेंट BK अपन कांस्टेंट आपका K, तो कांस्टेंट अगर K होगा तो BC का वैल्यू भी K हो जाएगा, बिकॉज 1 into K हो जाएगा, और AB का वैल्यू भी K ही हो जाएगा, दोनों K हो जाएगा। सपोज यहाँ अगर 2/3 रहता तो BC का वैल्यू हो जाता 2K और AB का वैल्यू हो जाता 3K, तो चूंकि यहाँ 1/1 है इसलिए 1 into K, 1 into K, ठीक। Now we have to calculate the value of AC again by using the rule of Pythagoras, है ना, इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बोला था। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल इन्वॉल्व होगा क्वेश्चन में तो कहीं ना कहीं से पाइथागोरस भी इन्वॉल्व होगा, है ना। चलो, तो सिंस AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर रूट अंडर AB स्क्वायर यानी कि K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर यानी कि 2K स्क्वायर means root 2 into K. This is the value of AC. Okay. तो BC का वैल्यू हो गया K, AB का वैल्यू हो गया K, और AC का वैल्यू हो गया रूट 2, हो गया वैल्यू। चलो अब जरा हम ले लेते हैं LHS। क्या है LHS? 2 sin A into cos A। ओके, 2 sin A into cos A ये आपका LHS है, और आपको प्रूफ कितना करना है 1। तो 2 sin A अपोजिट बाई हाइपोटेनस, एंगल का अपोजिट और बाई हाइपोटेनस, यानी कि BC बाई AC into cos A एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, एडजेसेंट AB और हाइपोटेनस AC। 2 now put the value of the various values, BC as K, AC root 2K, AB K and AC root 2K. Now K is cancelled with K, K is cancelled with K, we have 2 into, so 1 into 1, 1, and root 2 into root 2, 2, K is cancelled with K, K is cancelled with K, 1 by root 2, 1 by root 2, 1 into 1, 1, root 2 into root 2, 2, now 2 is cancelled with 2, then we have a value like 1, and that is your RHS. Where is the question this is? Okay. So this is the solution of example
4. Okay. Excellent. Now I am coming with example 5. In previous video, in 7th video, I just taught you question number 10 of exercise 8.1, and that question is same as example 5, लेकिन चूंकि आपने पूछा है, मेरे व्हाट्सएप पे आपका एक मैसेज आया था, मैंने उसको देखा था, तो एग्जाम्पल 10 अगर क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखते तो आपसे बन जाता, लेकिन क्योंकि आपका रिक्वेस्ट है इसलिए मैं एग्जाम्पल 5 को भी कर रहा हूँ। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 8.1, एंड द क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल OPQ, देन फर्स्ट क्रिएट ट्रायंगल OPQ, राइट एंगल एट P. Okay, right angle at P and the triangle is OPQ. OP is equal to 7 centimeter and OQ minus PQ is equal to 1 centimeter. Solution. OQ minus PQ is equal to 1 centimeter. Consider PQ as x centimeter. मान लेते हैं कि PQ का वैल्यू x centimeter. Just put the value of PQ here. Then OQ minus x is equal to 1. Hence, OQ is equal to 1 plus x. Now we have the value of OQ as 1 plus x centimeter. Okay. Now again OPQ is a right angle triangle. So we have to apply the rule of Pythagoras. Very important. इंट्रोडक्शन क्लास को अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो इंट्रोडक्शन क्लास में ही फॉर फुल चैप्टर अगर आप उनको अगर आप पकड़ लेते हैं तो डेफिनेटली आपको किसी भी एक्सरसाइज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए इंट्रोडक्शन क्लास को बहुत गौर से देखें। इवन मेरा इंट्रोडक्शन नहीं, किसी भी चैप्टर का जो फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको गौर से देखना चाहिए, उसको गौर से स्टडी करना चाहिए। मैंने उस समय इंट्रोडक्शन क्लास में ही कहा था, because we are going to deal with the right angle triangle and the rule of Pythagoras is totally deal with Pythagoras. So here again we have to use the rule of Pythagoras in triangle OPQ. OQ square is equal to OP square plus PQ square by the rule of Pythagoras, that is OQ square 1 plus x का होल स्क्वायर, OP स्क्वायर 7 का स्क्वायर यानी कि 49, 7 7 जा 49, एंड PQ स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 49 plus x square. Same value with the same sign on the either side of the equation must be cancelled with each other. So x square is x square cancelled. One is transposed to the RHS. So we have 2x is equal to 48. Hence x is equal to 24 centimeter. So we have the value of PQ as 24 centimeter. PQ का वैल्यू कितना आ गया? 24 centimeter. So PQ is equal to 24 centimeter and OQ is equal to 1 plus x. 1 plus x, that's equal to 1 plus 24, that's equal to 25 सेंटीमीटर। तो जो दो अननोन साइड थे उनका लेंथ अब उनको आ गया, PQ हो गया 24 और OQ हो गया आपका 25। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ sin Q एंड cos Q। सिंस sin Q अपोजिट बाई हाइपोटेनस, तो अपोजिट हो गया 7 और हाइपोटेनस हो गया 25। का वैल्यू आया 25 एंड cos Q
द साइड एडजेसेंट टू क्यू बाई हाइपोटेनस। तो क्यू का एडजेसेंट है x यानी कि 24 एंड बाई हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कितना है 25, ठीक है। सो दिस इज एग्जाम्पल 5। There is a right angle triangle OPQ, right angle at P. One of the side that is OP is given as 7 centimeter. Then we have to, and there is one another relation in between OQ and PQ is 1 centimeter. Then we have to find out the value of sin Q and cos Q. Just taking the relation between OQ and PQ is equal to 1 centimeter. Just consider PQ as x centimeter. Just put the value of PQ in the relation OQ minus x is equal to 1. Then OQ is equal to 1 plus x. Just apply the rule of Pythagoras in triangle OPQ. So the square of hypotenuse is equal to sum of square of other two sides. OQ square is equal to OP square plus PQ square. Putting the value as OQ is equal to 1 plus x, OP is equal to 7 and PQ is equal to x. A plus B का whole square, A square plus B square plus 2AB, 49 plus x square is cancelled with x square. Then we have x is equal to 24 centimeter and x is the value of PQ. So PQ is equal to 24 centimeter and OQ is equal to 1 plus x. So 1 plus 24 that equal to 25 centimeter. Sin Q opposite by hypotenuse 7 by 25 and cos Q adjacent by hypotenuse 24 by 25. So this is the solution of example 5. Now this is question number 11 of exercise 8.1. बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा है, बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड है कि क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन अवेलेबल कराया जाए. That's why I am here with the solution of question number 11. इनफैक्ट ये जो पांचों जो क्वेश्चन है 11 के, ये उनको लॉजिक से डील करना पड़ेगा, समझ बहुत बेहतर होनी चाहिए. सर जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन होता है ना, उसके लिए समझ उतनी बेहतर चाहिए, और जितना लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसके लिए आप अगर थोड़ी बहुत समझ भी रखते हैं तो वो क्वेश्चन आपसे बन जाता है. यही रीज़न है कि जितने भी अच्छे एग्ज़ाम हैं, कैट, UPSC, जो भी अच्छे एग्ज़ाम है, बड़े एग्ज़ाम हैं, IIT, उनमें MCQ क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, बहुत कम इंफॉर्मेशन होता है, और उस कम इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ता है ना. तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 11 इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1. नाउ कम विद द सॉल्यूशन. एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज, अच्छा यहाँ पे हमको एक ट्रू फॉल्स बताना है, सही है या गलत, और सिर्फ ट्रू फॉल्स नहीं बताना है, इनके लॉजिक को भी डील करना है. क्या लॉजिक, आपके पास क्या लॉजिक है कि आप ये ट्रू कह रहे हैं या फॉल्स कह रहे हैं, इसका क्या लॉजिक है. द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1. कह रहा है कि tan a का वैल्यू जो होता है वो हमेशा a से छोटा होता है, हमेशा a से छोटा होता है. अगर 8.2 अगर मैंने पढ़ा दिया रहता तो वहाँ बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के साथ हम इस काम को कर लेते, लेकिन यहाँ पे हमको डील करना पड़ेगा एक ट्रायंगल. चलो एक ट्रायंगल में डील करते हैं. एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ABC. कंसिडर करते हैं कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री है और A जो है मेरा एक्यूट है. अच्छा, कोई बच्चा मैंने देखा है कि वहाँ पे कमेंट में लिखा हुआ है कि हम B को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, है ना. कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते. जैसे कि सपोज कि अगर हमको sin B यूज करना है, सपोज हमको sin B यूज करना है, तो sin B, तो न्यूमरेटर में हम क्या लेते हैं, जो भी एंगल उस रेशियो के साथ आ रहा है उसका अपोजिट, और बाई हाइपोटेनस. तो B का अपोजिट कौन सा है, AC, और बाई हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस भी क्या है, AC ही है. तो AC बाई AC इज इक्वल टू 1. अगर वो कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. इनफैक्ट sin 90 का वैल्यू भी कितना होता है, 1 ही होता है. दिस इज द एक्सप्लेनेशन. आपने पूछा है कि सर वाई वी शुड नॉट यूज sin B और cos B, क्यों नहीं यूज कर सकते हैं. यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपके पूरे एक्सरसाइज में ये नहीं है. 8.1 में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें किसी भी रेशियो के साथ उसने 90 डिग्री को लिया हो.
वो डील करता है दो एंगल के साथ, और वो दोनों एंगल एक्यूट एंगल होने चाहिए। कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज में इसकी चर्चा नहीं है। मैंने बताया कि सी बी अगर लेना है तो अपोजिट बाय हाइपोटेनस, एंड हाइपोटेनस इज आल्सो सेम एज अपोजिट, तो ए सी बाई ए सी कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, अगर कॉस बी लेना है तो कॉस में हम लोग क्या लेते हैं, एडजेसेंट लेते हैं, तो यहाँ बी का दो एडजेसेंट हो गया, बी सी और ए बी। आप किसको लेंगे, आप बी सी को लेंगे कि आप ए बी को लेंगे, आप किसको लेंगे, आप कंफ्यूजन है, इसलिए इसको कहा गया वहां पे 0 है ना। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। खैर, तो ये ले लिया। अच्छा, कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में दो चीज मैंने बताया था फिक्स, एक द पोजीशन ऑफ 90 डिग्री और दूसरा द पोजीशन ऑफ हाइपोटेनस। बाकी ए बी और बी सी को अगर आप अलग अलग एंगल के लिए ए बी परपेंडिकुलर भी हो जाएगा और बेस भी हो जाएगा, और बी सी भी परपेंडिकुलर और बेस दोनों हो सकता है। खैर, तो हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है, लेकिन आप ए बी और बी सी में अगर एग्जैक्ट रिलेशन निकालना चाहें, एक जनरल बात, कोई आपसे पूछे कि बताइए ए बी बड़ा है या बी सी बड़ा है, आप क्या करोगे, तो नहीं कहा जा सकता है कुछ भी, है ना। देखिए, 3 कंडीशन मैं दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू द 3 कंडीशन। ए बी इज इक्वल टू बी सी हो सकता है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ये भी हो सकता है ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, और ये भी हो सकता है ए बी इज लेस देन बी सी। ये तीनों बातें हो सकती हैं। कोई कहे कि नहीं ए बी इज इक्वल टू बी सी ही होगा, सिर्फ और सिर्फ, गलत है। कोई कहे कि नहीं ए बी ऑलवेज ग्रेटर देन बी सी होगा, ये भी गलत है। कोई कहे कि नहीं ए बी ऑलवेज बी सी से छोटा होगा, ये भी गलत है ना। अलग अलग ट्रायंगल जब आप लोगे, जैसे जैसे एंगल बदलोगे, एक्यूट एंगल को बदलोगे, ये तीनों रिलेशन भी आपस में आएगा, है ना। तो इसलिए ये तीनों पॉसिबल है। कोई एक रिलेशन हमेशा के लिए, क्योंकि एक वर्ड आया है ऑलवेज, ये पॉसिबल नहीं है। कोई कहे कि नहीं सर ए बी इक्वल टू बी सी हमेशा होगा, मैं कहूँगा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। जैसे जैसे आप ट्रायंगल बदलोगे, उसके एंगल को बदलोगे, है ना, ये तीनों वैल्यूज हैं। चलो तो जरा यहाँ पे लेते हैं tan A। ये पूरी तरह से फॉल्स है, मैं इसको फॉल्स कह रहा हूँ, फॉल्स। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि आखिर मैंने इसको फॉल्स क्यों कहा। tan A इज लेस देन 1, इज लेस देन 1, tan A opposite by adjacent means BC by AB is less than 1, ट्रांसपोज होगा, hence BC is less than AB। और यहाँ पे एक वर्ड लगा दिया ऑलवेज, है ना। कह रहा है कि BC जो होगा वो हमेशा AB से छोटा होगा, हमेशा। गलत नहीं है ना। हाँ, यहाँ पे लिखा रहता है कि चलो कभी कभी ये आ जाएगा, है ना। सम टाइम का कॉन्सेप्ट रहता कि द वैल्यू ऑफ tan A इज सम टाइम लेस देन 1, तो मैं इसको कहता कि हाँ ये सही है। लेकिन ये हमेशा हो जाए, ये नहीं हो सकता है। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, एंड बिकॉज यहाँ पे कह रहा है कि BC जो होगा वो हमेशा AB से छोटा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। AB और BC में ये तीनों रिलेशन में से कोई एक रिलेशन हो सकता है, लेकिन ये इम्फेसिस कर रहा है कि नहीं, जब भी होगा AB जो होगा वो BC से बड़ा होगा। ये गलत है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। So this is the explanation of question number 1. Oh. Start. Now come with question number 2. Sec A is equal to 12 by 5 for some value of A. ठीक है, again create a right angle triangle. A, B, C, right angle at B. Sec A is equal to 12 by 5. Sec hypotenuse by adjacent to the angle.
तो हाइपोटेनस कौन सा है आपका? AC एंड एडजेसेंट, एक एडजेसेंट है AB, AC बाई AB। ओके, अगर आप कांस्टेंट मानोगे AC का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12K, और AB का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5K हो जाएगा। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ BC। BC इज इक्वल टू रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर रूट अंडर 12K का स्क्वायर, यानी कि 144K स्क्वायर माइनस 24/5K स्क्वायर, एंड दैट्स इक्वल टू 119K स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 119K। चलो निकल गया सबका वैल्यू। तो चलो एक काम करते हैं, क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, 119 का रूट नहीं निकल सकता है, ठीक है? तो एक काम करते हैं, इन दोनों को भी रूट के फॉर्म में ही डाल देते हैं, कंपेरिजन करने में आसानी होगी, पता चल जाएगा, है ना? क्योंकि ये दोनों जो है वो रूट में नहीं है, ये रूट में है, तो हो सकता है कंपेरिजन में दिक्कत हो रहा होगा। तो चलो 12K कैन बी रिटन एज रूट 144K। 144 का रूट करोगे तो फिर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। रूट में डालेंगे, पीछे रीजन है कि रूट में कंपेरिजन सब अगर एक ही टर्म में रहेगा तो कंपेरिजन बहुत आसान होगा। फिर 5K यानी कि रूट 25K, और ये तो है ही रूट 190। अच्छा, किसी भी राइट एंगल में जो सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन है मेरे पास वो ये है कि हाइपोटेनस मस्ट बी द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। हाइपोटेनस जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। आप देखो जरा, कंपेरिजन करो, रूट 144, रूट 25 एंड रूट 119, कांस्टेंट तो तीनों जगह सेम है। तो क्या इस ट्रायंगल में अगर इस इंफॉर्मेशन को हम कैरी करें तो क्या इस ट्रायंगल में ये जो रूट 144 है ये रूट 25 और रूट 119 से बड़ा है कि नहीं? इसका मतलब सीधा सीधा बात है कि यहाँ पे हाइपोटेनस जो है बाकी दोनों साइड से बड़ा है, और वास्तव में ये फैक्ट है ना? तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए जब हम फाइनली कंक्लूजन पे पहुँचे तो वहाँ पे दिखा कि नहीं, हाइपोटेनस अभी भी सबसे बड़ा पार्ट है, बड़ा साइड है। दैट्स वाई ये ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ओके, एक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, cos A is the abbreviation used for cosecant of A। बिल्कुल फॉल्स है, है ना? ये बिल्कुल फॉल्स है। लॉजिक क्या है इसका? व्हाट इज द लॉजिक? सिंपल सी बात है, cosecant of A, है ना, इसका अगर हम एब्रिविएशन देखें तो cosec of A होगा। cosecant का एब्रिविएशन क्या होता है? अरे बताया गया था कि sin का एब्रिविएशन sin होता है, cosine का cos होता है, tangent का tan होता है, cosecant का cosec होता है, secant का sec होता है, और cot tangent का cot होता है। ये सारे एब्रिविएशन हैं। sin यूज होता है sin के लिए, cos यूज होता है cosec के लिए, tan यूज होता है tangent के लिए, cosec यूज होता है cosecant के लिए, sec यूज होता है secant के लिए, और cot यूज होता है cotangent के लिए। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि cosecant यूज हो रहा है किसके लिए? cos के लिए। ये तो गलत है ना? यहाँ पे लिखेंगे कि दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज cosecant ऑफ A का जो एब्रिविएशन होगा वो cosec A होगा। और यहाँ क्या कह रहा है? cos A। cos A जो एब्रिविएशन है वो यूज होता है cosine ऑफ A के लिए, है ना? cosine ऑफ A का एब्रिविएशन होगा cos ऑफ A, है ना? लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि cos A का एब्रिविएशन, cos A जो होता है वो एब्रिविएशन यूज होता है किसके लिए? cosecant ऑफ A के लिए। सो दिस इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट। एक्शन। Now question number 4, cot A is the product of cot and A। This is a false statement। अब आप लॉजिक में क्या लिखोगे? देखो cot और A दोनों अलग अलग यूनिट नहीं है, दोनों सेम यूनिट है।
है ना, बोथ आर सेम यूनिट। कभी भी आप कहीं भी आप ये नहीं देखोगे कि कोई भी ऐसा रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो बिना एंगल के इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। किसी भी रेशियो को जब भी हम इस्तेमाल करते हैं उसके साथ एक किसी पर्टिकुलर एंगल का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक एंगल नहीं आएगा वो कंप्लीट नहीं होगा, है ना। इसलिए अगर यहाँ कह रहा है कि cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot and A, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज cot A इज नॉट टू यूनिट्स, इट जस्ट अ सिंगल यूनिट। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये सिंगल यूनिट है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारा, फॉल्स है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है, sin थीटा इज इक्वल टू 4/3। ओके, नाउ जस्ट मेक अ ट्रायंगल ए बी सी, और चलो सी को आपने थीटा मान लिया, सी को क्या मान लिया आपने, थीटा मान लिया। चलो अपोजिट बाई हाइपोटेनस, यानी कि ए बी बाई ए सी, कॉन्स्टेंट अगर आप एक्स या के जो भी मानोगे, ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 4k, और ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा। अब जरा गौर से देखो, इसको आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ तो एक चीज़ जो है जो हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि हर हालत में ए सी जो होगा वो ए बी से बड़ा होगा, और ए सी जो होगा वो बी सी से ही बड़ा होगा। ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, कन्फर्म होगा, है ना। रूल पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास में भी पढ़ा कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है। अब जरा यहाँ गौर से जरा देखो तो इन दोनों वैल्यूज को, अगर इन दोनों वैल्यूज को गौर से देखोगे, यहाँ पे तुमको मिल रहा है ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, मतलब हाइपोटेनस छोटा हो गया और बाकी दो में से कोई एक साइड जो है वो हाइपोटेनस से बड़ा हो गया। आप नहीं समझे, ए बी यहाँ कह रहा है कि ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, ए बी जो है वो ए सी से बड़ा हो गया। देखो ए बी का वैल्यू 4k और ए सी का वैल्यू 3k है, ये गलत है, ये फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है, और फैक्ट ये है कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। लेकिन यहाँ पे अगर इस स्टेटमेंट को अगर हम फॉलो करते हैं तो यहाँ पे ये मिल गया कि ए बी हमारा बड़ा है और हमारा हाइपोटेनस ए बी से छोटा है। डेफिनेटली दिस इज नॉट बाय द फैक्ट, फैक्ट के हिसाब से नहीं है, ये रियल फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है। सो अगेन दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, एंड द लॉजिक इज कि कभी भी कोई दो साइड हाइपोटेनस को छोड़ के बाकी जो दो साइड है वो हाइपोटेनस से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल दैट टू ऑफ द साइड एक्सपेक्ट हाइपोटेनस जस्ट ग्रेटर देन द हाइपोटेनस, ये पॉसिबल नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। Now I got some message on my WhatsApp. Some problem related with real number. So before going to the next exercise, that is 8.2, I'm just going to deal with the two question of real number. Okay. कल या शायद today before yesterday I got the message on my WhatsApp number. That's why I'm coming with the question, and the question is, this question is related with real number. Okay, अभी 8.2 में मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अभी 8.1 खत्म हुआ, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया। एग्जाम्पल 2 दिया, एग्जाम्पल 4 दिया, एग्जाम्पल 5 दिया, फिर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 दिया। तो 8.2 शुरू करने से पहले दो क्वेश्चन मुझे मिला है मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैं इन क्वेश्चंस के साथ फिर से आ रहा हूँ। रियल नंबर के क्वेश्चन हैं ये, दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, रिमेंबर दैट। एंड द क्वेश्चन इज सो दैट वन एंड ओनली वन ऑफ n plus 1 and n plus 2 इज डिविजिबल बाय 3। हमको ये दिखाना है कि अगर n अगर कोई नंबर है तो n plus 1 और n plus 2 में से अलग अलग कंडीशन के लिए तीनों में से एक बार में कोई एक ही नंबर 3 से डिविजिबल होगा। चलो सॉल्यूशन देते हैं। चूंकि हमको 3 से डिविजिबिलिटी को दिखाना है ना, तो इसीलिए हम डिवाइजर क्या लेंगे, 3 लेंगे। डिवाइजर क्या लेंगे, तो लेट n इज इक्वल टू 3q प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। 3 से डिविजिबिलिटी को दिखाना है, इसलिए मैंने डिवाइजर 3 लिया, क्वोशिएंट q लिया, रिमाइंडर r लिया, और n जो है वो कोई नंबर है
where r is greater than equal to 0 and less than 3. This is the equal division lemma. So what are the possible values of r? 0, 1 and 2. 0, 1 and 2. Case 1, when r is equal to 0. केस 1 अप्लाई करते हैं जब r का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा. तो n का वैल्यू 3q प्लस r है. तो r का वैल्यू अगर आप 0 डालोगे तो ये 3q हो जाएगा. नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ n. वी हैव द वैल्यू ऑफ. नाउ अब हमको n प्लस 1 और n प्लस 2 दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो चलो n प्लस 1 का वैल्यू निकालते हैं. तो 3q प्लस 1 n प्लस 1 n का वैल्यू 3q है, प्लस 1 है तो प्लस 1 और n प्लस 2 3q प्लस 2. तो केस 1 के लिए ये तीनों वैल्यूज मैंने निकाल लिया. n का वैल्यू भी, n प्लस 1 का वैल्यू भी और n प्लस 2 का वैल्यू भी. n का वैल्यू हो गया 3q, n प्लस 1 का वैल्यू हो गया 3q प्लस 1 और n प्लस 2 का वैल्यू हो गया 3q प्लस 2. गौर से अगर हम देखेंगे तो n that is 3q is the exact multiple of 3. 3q is the multiple of 3. So 3q is definitely divisible by 3. It definitely 3 से divisible होगा. 3q plus 1 3 के मल्टीपल से 1 जाता है. क्या ये 3 से divisible होगा? बिल्कुल नहीं होगा. As like as 4, as like as 7, 4, 3 plus 1 3 के मल्टीपल से 1 जाता है. 7, 3 into 2 plus 1 अगेन 3 के मल्टीपल से 1 जाता है. तो क्या ये 4, 7 क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं है. तो ये डिविजिबल नहीं है. अब ये 3q प्लस 2 3 के मल्टीपल से 2 जाता है. तो इन तीनों नंबर में मतलब n, n प्लस 1 और n प्लस 2 में अभी सिर्फ n यानी कि 3q ही 3 से डिविजिबल होगा. यही हमको शो करना था कि इन तीनों में अगर हम किसी एक कंडीशन को पिक करते हैं तो तीनों में एक बार में कोई एक ही 3 से डिविजिबल होगा. तो इस केस 1 के लिए जहाँ पे r का वैल्यू 0 है, इन तीनों में ये सिर्फ n इज इक्वल टू 3 की हुई 3 से डिविजिबल है. नाउ केस 2, केस 2 r इज इक्वल टू 1. अगर हम r इज इक्वल टू 1 को लें तो n का वैल्यू 3q प्लस 1 चूंकि r का वैल्यू 1 है 3q प्लस 1. अब हमको वैल्यू निकालना है n प्लस 1 का, यानी कि 3q प्लस 1 प्लस 1. n का वैल्यू है 3q प्लस 1 और प्लस 1 है तो प्लस 1, यानी कि 3q प्लस 2. फिर n प्लस 2, ये थर्ड वैल्यू है n प्लस 2. n का वैल्यू क्या है? 3q प्लस 1 और प्लस 2, यानी कि 3q प्लस 3. एक काम करो 3 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा? q प्लस 1. चलो अब फिर से इन तीनों वैल्यूज को देखते हैं. n is equal to 3q plus 1. This is not divisible by 3 because this number is just one more than any multiple of 3. 3 के किसी मल्टीपल से 1 ज़्यादा है इसलिए divisible नहीं होगा. n plus 1 that is 3q plus 2. This is again 2 more than any multiple of 3. 3q plus 2, 2 more than any multiple of 3. So this is again not divisible by 3. n plus 2 that is 3 into q plus 1. This is the exact multiple of 3. So again out of n, n plus 1 and n plus 2, 1 and only 1 that is n plus 2 is divisible by 3. Now case 3. Case 3. केस 3 यानी कि r इज इक्वल टू 2. ओके, तो थर्ड कंडीशन. तो चलो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3q प्लस 2 हो जाएगा. चलो n प्लस 1, n का वैल्यू क्या है? 3q प्लस 2 और प्लस 1 है. n का वैल्यू 3q प्लस 2 और प्लस 1. ये कितना हो जाएगा? 3q प्लस 3. 3 अगर कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? q प्लस 1 हो जाएगा. n प्लस 2. ओके, तो थर्ड वैल्यू n प्लस 2. तो 3q प्लस 2 एंड प्लस 2.
n का वैल्यू हो गया 3q प्लस 2 और प्लस 2, ये कितना हो गया 3q प्लस 4, ओके 3q प्लस 3 प्लस 1 लिखा जा सकता है 4 को, 3q 4 को लिखा 3 प्लस 1, अच्छा 3q प्लस 3 में से 3 अगर कॉमन निकालोगे तो q प्लस 1 बचेगा एंड प्लस 1। अब जरा चलो फिर से तीनों में देखते हैं। 3q प्लस 2, 2 मोर देन एनी मल्टीपल ऑफ 3, सो नॉट डिविजिबल बाई 3। n प्लस 1 का वैल्यू आ रहा है 3 इंटू q प्लस 1, दिस इज द एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 3, सो n प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 3। n प्लस 2, 3q प्लस 1 प्लस 1, this is the multiple of 3 but plus 1, so again n plus 2 is a number which is 1 more than any multiple of 3, so again out of n plus 1 and n plus 2 there is one and only one, that is n plus 1 is divisible by 3. So in all three conditions I have proved that one and only one out of n plus 1, n plus 2 is divisible by 3. Okay. Now this is the second question. Okay. पहला क्वेश्चन आपने देखा कि n plus 1 और n plus 2 में कोई एक नंबर था जो हमको सॉल्व करना था, शो करना था कि वो 3 से डिविजिबल होगा, है ना। प्रोसेस मैंने आपको दिया। अब ये दूसरा क्वेश्चन आया, है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि अभी चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, बट आई गॉट मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, दैट्स वाई हियर आई एम डीलिंग विद सम क्वेश्चन ऑफ रियल नंबर। ऐसा नहीं है कि आप व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में अगर आप कोई चीज़ डाल रहे हैं तो मैं उसको देख ले रहा हूँ। मैं रेगुलर विजिट कर रहा हूँ और एक्सट्रीम लेवल तक की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, कि आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कंप्लीट हो सके, आपको आपका सेटिस्फैक्शन लेवल मिल सके। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, n इज एन ऑड इंटीजर, n जो है वो कोई ऑड इंटीजर है और हमको शो करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 जो होगा वो 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो चलो सॉल्यूशन देते हैं। मान लेते हैं कि n इज इक्वल टू 4q प्लस आर। अच्छा 8q प्लस आर भी मान सकते थे, लेकिन 4q प्लस आर लेने के पीछे रीज़न है कि कंडीशन थोड़े कम हो जाएंगे, केसेज कम हो जाएगा और 4 से भी हमारा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर जब आप करोगे, क्योंकि यहाँ पे n स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा। और क्या 16 8 का डिविजिबल मल्टीपल होता है कि नहीं? तो 4 से भी काम चल जाएगा। 8 लेने में 8 ठीक बना सकते हैं, लेकिन 8 में मामला जो है, कंडीशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो चलो 4q प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 4। तो आर के वैल्यूज क्या क्या हो गए, 0 1 2 एंड 3, ये 4 वैल्यू हो गए आर के। ओके, तो n का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, 4q हो जाएगा, क्योंकि आर का वैल्यू 0 डालेंगे तो 4q हो जाएगा। 4q प्लस 1 हो जाएगा, 4q प्लस 2 हो जाएगा और एंड 4q प्लस 3 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज कह रहा है, ऑड इंटीजर है, 4q and 4q plus 2 are not the odd integers. 4q is the multiple of 4, 4 का कोई भी मल्टीपल कभी ऑड नहीं होता है, इवन होता है। 4q plus 2 both are even, 4q is an even, 2 is an even, और कोई भी दो इवन को अगर आप ऑड करोगे तो क्या ऑड, कोई भी दो इवन को अगर आप ऐड करोगे तो क्या ऑड मिलेगा क्या? तो यहाँ पे 4q और 4q plus 2 आर द नेग्लिजिबल वैल्यूज, क्योंकि हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो किसके साथ है, ऑड के साथ है। इसीलिए हम 4q और 4q plus 2 को कैरी नहीं करेंगे, हम काम करेंगे किसके साथ, 4q plus 1 और 4q plus 3 के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखना जरूरी होगा कि here 4q and 4q plus 2 both are even integers, so we should take n is equal to 4q plus 1 and 4q plus 3। तो ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। अब हमारा केस बनेगा 4q plus 1 के साथ और 4q plus 3 के साथ, क्योंकि ये दोनों ऑड इंटीजर हैं। तो चलो केस 1 करते हैं। केस 1, when n is equal to 4q plus 1, पहला ऑड इंटीजर है, किसको शो करना है, n स्क्वायर माइनस 1 को।
तो 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 a प्लस b का होल स्क्वायर 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8q माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल 16q स्क्वायर प्लस 8q 8 कॉमन निकाल सकते हैं आप, क्या बचेगा 2q स्क्वायर प्लस q बचेगा। गौर से देखो, नाउ द ऑब्टेन नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 8, जो n स्क्वायर माइनस 1 जहाँ पर मैंने इनटू 4q प्लस 1 लिया तो फाइनल रिजल्ट आया 8 इंटू समथिंग। 8 इंटू समथिंग आप 8 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो हमेशा 8 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब कि n इज इक्वल टू 4q प्लस 1 के लिए n स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 8 का मल्टीपल है। इसका मतलब n स्क्वायर माइनस 1 जो है वो डिविजिबल बाई 8 है। ठीक उसी तरह हम क्या बनाएंगे, केस सेकंड बनाएंगे। तो केस सेकंड जब बनाएंगे तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 4q प्लस 3 हो जाएगा, होगा या नहीं। तो n स्क्वायर माइनस 1 यही करना है ना, n स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 16q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 3 जा 12 2 जा 24q माइनस 1 16q स्क्वायर प्लस 8q 9 माइनस 1 8 प्लस 24q। We should take common 8, हमको 8 कॉमन लेना चाहिए, क्या बचेगा 2q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3q। अगेन 8 into something, what does it mean? It means that this is again the multiple of 8 and every multiple of 8 is just divisible by 8. So again in both of the condition we have found that if n is an odd integer then n square minus 1 is divisible by 8. Now this is the final session of 8th video. ये 8th video का फाइनल सेशन है। अभी तक मैंने आपको रियल नंबर बताया, कॉन्सेप्ट दिया, बहुत सारे क्वेश्चन के साथ हम लोग ने डील भी किया और बहुत अच्छी बात है कि आपके सुझाव, आपके क्वेश्चंस लगातार आप पोस्ट कर रहे हैं। सो कि इसको बरकरार रखिए, है ना, कि पोस्टेड उसको आप करते रहिए। इसके बाद मैं 8.2 आपको बताऊंगा, एक्सरसाइज 8.2 जो कि ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड एक्सरसाइज है। और अगर हम सिलेबस पे चर्चा करें कि जैसे कि फर्स्ट यूनिट का क्या सिलेबस है आपका, है ना, फर्स्ट यूनिट का जो आपका सिलेबस है शांति निकेतन जुबली का 10th का जो सिलेबस है 10th क्लास के लिए, वो रियल नंबर है जो आप देख चुके हैं। फर्स्ट रियल नंबर पूरा एक्सरसाइज चारों 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। फिर ट्रिगो अभी मैं बता रहा हूँ 8.1 और 8.2, बस ये दो एक्सरसाइज करने हैं आपको, है ना, ये दो एक्सरसाइज करने हैं 8.1 एंड 8.2। 8.3 एंड 8.4 आर द पार्ट्स ऑफ सेकंड यूनिट, ये सेकंड यूनिट में आएगा। तो दो ही एक्सरसाइज आपको पढ़ने हैं 8.1 एंड 8.2। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे सिमिलर ट्रायंगल में, और सिमिलर ट्रायंगल में भी आपको दो ही एक्सरसाइज पढ़ने हैं 6.1 एंड 6.2। तो ये आपका सिलेबस है यूनिट 1 का। तैयारी करते रहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वेन एवर द लॉकडाउन विल बी हैव एन एंड, जब भी ये क्लोज होगा, ख़त्म होगा, भगवान करे जल्द से जल्द ख़त्म हो, तो मेरे हिसाब से हर एक स्कूल में यूनिट 1 का टेस्ट ज़रूर होगा। रिवीजन करते रहिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री बना रहे हैं तो आप रियल नंबर को एकदम आप फॉरगेट करें। अगर ये गलती अगर आप कर रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल में आप पढ़ेंगे। इसलिए ट्रिगो के साथ साथ आप रियल नंबर को भी रिवाइज करते रहें। इवन मेरा यही मानना है कि आपको हर एक सब्जेक्ट पे इक्वल ध्यान देना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट से
कंट्रोल नहीं होता है। सारे सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी हैं और रिवीजन भी करते रहिए। घर पे गार्जियन को ज़्यादा परेशान मत करिए, है ना, उनकी बात मानिए। खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा सा खेल एक सामंजस्य स्थापित करके आप चलिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप खेल रहे हैं तो सिर्फ खेल रहे हैं, ऐसा मत करिए, है ना। अपना एक रूटीन बनाइए। जैसे कि कल एक लड़के ने व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा था कि सर प्लीज़ मेक माई रूटीन। और कह रहा है ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये कोई भी नहीं कर सकता। हर एक बंदे को अपना रूटीन खुद बनाना चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास कौन सा टाइम है, किस टाइम में उसको क्या करना है, किस टाइम में उसको क्या बातें अच्छी लगती हैं, तो उसको अपना रूटीन खुद बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा उसका रूटीन बनाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपना एक रूटीन बनाइए और उसको बड़ी शिद्दत के साथ आप फॉलो करिए। आप एक्सरसाइज वगैरह भी करिए, वर्कआउट भी करिए, योग वगैरह कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, बहुत सारे हैं, आप उनको करिए। ये आपको एक फिजिकल फिटनेस भी प्रोवाइड करेगा। और हर कोई जानता है कि इस कोविड-19 से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, और वो है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम। अगर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छी होगी तो फिर ये वायरस हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। और इसके लिए सबसे बेहतर है आप योगा करिए, अपना एक अच्छा रूटीन बनाइए, उसको फॉलो करिए, है ना। और कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ा कि इजराइल वालों ने शायद इसका टीका बना लिया। तो ये पढ़ के मुझे बड़ी खुशी हुई। भगवान करे कि इसका जल्द से जल्द प्रोडक्शन स्टार्ट हो, सारे देशों को ये मिले। इसमें थोड़ा समय लगेगा, बट होप है, एक आशा है कि जल्द से जल्द ख़त्म होगा। तो फिर बहुत जल्द मिलेंगे अपने 9th वीडियो के साथ। एंजॉय करिए इस 8th वीडियो को। थैंक यू।